तो हम लोग समकोणीय समानांतर षष्ठ फलक पढ़ रहे थे। पिछला वीडियो में हम लोग फार्मूला देखे थे घनाव यानी आयतन घन का फार्मूला और घन का फार्मूला देखे थे। आज हम लोग उस फार्मूला का आधार पर हम लोग प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रहा, परीक्षण करके देखें। ठीक है, परीक्षण करके देखें। यहाँ 4 आयताकार एवं 4 घन आकार के वस्तुओं के नाम लिखें। 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पास में बने आयताकार घन, यहाँ पर देखिए है ना, घन है। चित्र के तलों भुजाओं एवं शीर्ष बिंदुओं को लिखें। चलिए डायग्राम बना के इसको करते हैं, यानी क्या निकालना, तलों भुजाओं और शीर्ष निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये रहा, डायग्राम बना लिए हैं। तो क्या क्या पूछा है? पूछा गया है तलों की संख्या, पूछा है भुजाओं की संख्या और शीर्ष बिंदुओं का। चलिए तो देखिए 6 तल होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए ए बी सी डी एक तल हो गया, लिख देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक तल हो गया, नीचे वाला भी लिख देते हैं ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया सामने वाला ए बी एच ई, ए बी एच ई 3 हो गया, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद सी डी एफ जी यानी पीछे वाला, सामने वाला हो गया पीछे वाला, यानी सी डी एफ जी। ठीक है, आई बगल वाला बाएं साइड वाला ए ई एफ डी। ठीक है, ए ई एफ डी। ठीक है, और ये साइड वाला करेंगे यानी बी एच जी सी, बी एच जी सी, यानी क्या लिखेंगे, लिखेंगे आयताकार घन के तलों की संख्या। कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। अब हम लिखाएंगे भुजाओं की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितना होता है, 12 होता है। देखिए 1 2 3 4 हो गया, 4 आगे 4 पीछे, है ना, 4 4 8। देखिए 9 10 11 12। ठीक है, भुजाओं की संख्या 12 हो गया। हम लिखेंगे ए बी हो गया, सी डी, उसके बाद ई एफ, ए बी सी डी। ठीक है, डी ए, देखिए ए बी हो गया, फिर बी सी लिखना था ना, हाँ बी सी। देखिए बी सी हो गया, फिर सी से डी लिखेंगे, सी से डी, और डी से ए, डी से ए हो गया। अब उसी तरह नीचे वाला भी लिखेंगे। ठीक है, ई से एफ, ई से एफ, एफ से जी हो गया, और जी से एच हो गया, एच से ई हो गया, एच से ई हो गया, है ना। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऊपर 4 नीचे 4। अब जो खड़ा खड़ा जो है 1 2 3 4, है ना। तो ए ई हो गया, ए ई, डी एफ, सी जी, बी एच, बी एच। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, तो यानी भुजाओं की संख्या क्या हो गया, भुजाओं की संख्या हो गया है 12। ठीक है, अब शीर्ष बिंदु देखिए ए बी सी डी 4 हो गया, ई एफ जी एच 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गया, है ना। यानी हम इसको लिखेंगे जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितना, 8 है, जो कि कौन कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रहा पहला, सेकेंड नंबर के सवाल का आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। ठीक है,
अब चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं क्या यहाँ बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा, एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर होने से उसमें बृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। यानी सबसे बड़ा लंबा जो डंडा विकर्ण में ही रख सकते हैं, है ना। तो यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, यानी आयताकार घन हो गया, यानी घना जिसको बोलते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको चलिए करते हैं डायरेक्ट विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। विकर्ण का फार्मूला हम लगाते हैं इसमें। 3 नंबर का है ना। रुकिए 1 मिनट। यहाँ क्या क्या बोल रहा है, लंबाई कितना है, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घनाकार घर। ठीक है, एक समकोणीय घनाकार घर का विकर्ण, विकर्ण में ही सबसे लंबा डंडा हम रख सकते हैं। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हम क्या लिखाएं, तो लिखाए थे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितना है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, रूट दे दिए। तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 16 प्लस 9, 25, 16, 9, 25, 50। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 50 को हम लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना। 5 25, 25 दिन 50। ठीक है, तो 5 5 निकल गया, बच गया क्या, √2। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर में आंसर है ना, तो मीटर में ही होगा, यानी 5√2 सबसे लंबा हम डंडा रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला, चलिए 3 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल पढ़ लेते हैं। एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल, सिर्फ एक तल का क्षेत्रफल दे दिया जो कि 64 वर्ग मीटर है। यानी एक तल मतलब सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है, होने से घन का आयतन पूछा, क्या पूछा, आयतन। तो देखिए ये हो गया घनाकार घन हो गया, सिर्फ इस आगे आने जो सामने वाला जो फेस है इसी का सिर्फ क्षेत्रफल दे दिया 64। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, अब भुजा जब निकल गया तो हम उसका आयतन निकाल लेंगे। चलिए वही करेंगे। सवाल नंबर 4 है ना, 4 नंबर। तो यहाँ पर एक तल का क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है, तो घनाकार घन का एक तल, घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल दे दिया है 64 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम इस यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो घन के एक भुजा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घन के सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा घन के एक सतह का क्षेत्रफल, फार्मूला लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, हो जाएगा ना। देखिए ये क्या है, वर्गाकार है ना, यानी वर्ग का फार्मूला यहाँ लगेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो वही किए हैं, भुजा स्क्वायर हो गया। तो घन का एक सतह का क्षेत्रफल ऑलरेडी 64 दे दिया है, तो 64 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बराबर भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यानी प्लस माइनस √64 हो जाएगा। ये हो जाएगा भुजा हो गया, है ना। तो यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लट दिए इंटरचेंज कर दिए हैं, इसको ये साइड हम लिख देते हैं। तो भुजा हो जाएगा प्लस माइनस 8 हो जाएगा। जब हम रूट किसी पर चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस से होता है। ठीक है, यानी प्लस में एक आंसर आएगा या माइनस में भी आएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर है इस साइड में लेके आएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो रूट जब चढ़ता है तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो वही प्लस माइनस, यानी भुजा आ गया 8 क्या है मीटर, 8 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का
क्यूब होता है, क्योंकि आप पिछले वाले वीडियो में हम लोग सब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यानी 8 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8, यानी जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 512 घन मीटर है। ये है इसका फाइनल आंसर। चलिए अब अगला नंबर पर चलिए अब 5 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा एवं 8 मीटर गहरा ना 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मीटर चौड़ा दिया हुआ, यहाँ डेसीमीटर में दिया, यानी इसको हम चेंज करेंगे मीटर में। ठीक है, ये तो उसमें कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई, यानी यहाँ पर देखिए घन दिया, घन मीटर दिया हुआ 240, यानी ये आयतन हो गया। ठीक है, मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा है ज्ञात करके लिखे, यानी तालाब को जो है लंबाई पता करना है। ठीक है, यानी घनाभ हो गया, यानी आयताकार घन हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है ना, तो देखें यहाँ क्या बोल रहा है, 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई। ठीक है, तो यानी हम यहाँ लिखेंगे जो काटी गई जो मिट्टी है, काटी गई मिट्टी का जो आयतन है कितना है, 240 घन मीटर, यह दिया हुआ। ठीक है, यह दिया हुआ काटी गई जो मिट्टी की जो आयतन है 240 घन मीटर है। ठीक है, तालाब का इसमें जो चौड़ाई है 2 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 मीटर देखिए यहाँ, और जो 8 डेसीमीटर जो है ये क्या गहराई है, यानी हाइट भी बोल सकते हैं या वो जो या गहराई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी आयतन इतना दिया हुआ है, और तालाब का जो चौड़ाई है कितना है, 2 मीटर। ठीक है, और जो ऊंचाई जो दिया है, ऊंचाई या गहराई दोनों एक ही होता है, गहराई कितना है, 8 डेसीमीटर है ना, 8 डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हम 10 से भाग करेंगे तब जाके ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तालाब की लंबाई पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना, यानी आयतन दे दिया हुआ है, चौड़ाई दे दिया हुआ है, गहराई यानी ऊंचाई भी दे दिया 8 डेसीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, तालाब की लंबाई। ठीक है, तो देखिए तालाब का जो आयतन यानी जो क्या है, आयताकार है। ठीक है, यानी घनाव है, यानी इसका मतलब जो फार्मूला होगा, तालाब का जो आयतन होगा क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन कितना दिया हुआ, 240 घन मीटर, क्योंकि देखिए इसका जगह पर हमें ये लिखनी है। ठीक है, 240 घन मीटर बराबर है, लंबाई तो हमें पता करना है। ठीक है, यानी तालाब की लंबाई तो पता करना है ना, चौड़ाई कितना दिया, 2 मीटर दिया हुआ, और ऊंचाई इसको मीटर में बदल दिया, 8/10 मीटर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, काट देते हैं, काट दिए 5 बार में। अब देखिए क्या लिखेंगे, लंबाई देखिए 5 यहाँ गुना हो जाएगा, 240 गुना 5, जो 8 है यहाँ नीचे चला आएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, 8 दिया, हाँ 24 3 0, हाँ, यानी जो लंबाई हो गया डायरेक्ट हम लिखते हैं लंबाई बराबर 150 मीटर। ठीक है, यानी लंबाई कितना आ गया है, 150 मीटर। देखिए 30 गुना 5 है यानी 150, लंबाई इधर लिखें, इसका आंसर इस साइड लिख दिया, यानी जो तालाब की जो लंबाई होगा 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं, 6 नंबर पर। तो देखें यहाँ क्या बोल रहा, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ क्या पूछा है, घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला होता है समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं, विकर्ण से हम क्या निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं, 6 नंबर का सवाल है,
घन का विकर्ण दे दिया हुआ, विकर्ण कितना दिया हुआ 4√3 सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है ना। तो घन का समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा, घन का समग्र तल का क्षेत्रफल यही तो पूछा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है विकर्ण का, घन का विकर्ण बराबर होता है क्या होता है √3 गुना भुजा होता है। ये तो फार्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो जो घन का जो विकर्ण है कितना है 4√3 है, ठीक है। ये बराबर √3 गुना भुजा। तो देखिए ये √3 कट गया, ठीक है। डायरेक्ट काट दिए, नीचे लाते तभी कट जाता। तो भुजा क्या हो जाएगा 4 आ गया, यानी क्या हो जाएगा भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा समग्र तल का क्षेत्रफल, यानी समग्र तल का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुना 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 गुना 16, यानी क्या हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, ठीक है। 96 यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। चलिए अब अगला नंबर पर चलते हैं। चलिए 7 नंबर के सवाल पर आते हैं। देखिए किसी घन की भुजाओं की लंबाई का योग कितना 60 सेंटीमीटर है, यानी भुजाओं की लंबाई का योग पूछ रहा है 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं जो घन की जो भुजाओं की जो संख्या होता है कितना होता है 12 होता है ना, ठीक है। तो उसी का जो योग किया 60 सेंटीमीटर किया, ठीक है। तो घन का समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा, ठीक है। तो यानी योग 60 सेंटीमीटर दे दिया है, तो भुजाओं की संख्या 12 हो सकता है, 12 हो सकता है क्या 12 ही है ना। तो उससे हम क्या करेंगे एक भुजा का मान लेते हैं कि एक भुजा की लंबाई x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं 7 नंबर ना। तो देखिए घन के सही भुजा की लंबाई का योग कितना 60 यहाँ दे दिया किताब में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि घन के सभी भुजाओं का लंबाई का योग ऑलरेडी दे दिया हुआ, कितना दिया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जानते हैं कि घन की जो भुजाओं की संख्या कितना होता है 12 होता है, 12 होता है ना। हम पीछे वीडियो में पढ़े थे सूत्र में, फार्मूला में जब हम कर रहे थे तो बताए थे, ठीक है। तो लिखेंगे कि घन में हाँ घन में भुजाओं की संख्या कितना है, भुजाओं की संख्या कितना है 12। अब हम नहीं जानते कि प्रत्येक भुजा के जो माप है कितना है, हम नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे मानेंगे, लिखेंगे माना कि घन की एक भुजा की लंबाई, क्योंकि घन में सभी भुजा की लंबाई बराबर होता है, तो हम एक भुजा का नाप मान लेंगे, ठीक है। घन की एक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर। यहाँ टोटल योग दिखा दिया 60, हम टोटल योग दिखा दिया 60। तो हम क्या करें एक भुजा की लंबाई हम मान लिए, ठीक है x सेंटीमीटर। तो यानी 12 भुजा है ना। तो 12 भुजा क्या हो जाएगा, 12 भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, यानी x गुना 12 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 12x सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है हो गया। तो देखिए 12 भुजा की जो लंबाई यहाँ दे दिया, और देखिए सभी भुजा की लंबाई की जो 60 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे दिया हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 12x बराबर 60 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो गया है ना। 12 भुजा का 12x सेंटीमीटर या सभी भुजाओं के योग 60 सेंटीमीटर तो बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 60/12 हो गया। इसको हम काट दिए हैं, कितना आ गया 5 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें पता चल गया कि एक भुजा की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है।
हमें क्या निकालना, समग्र तल निकालना। यहाँ ऑलरेडी बोल दिया है समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना। तो हम लिखेंगे कि घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुना भुजा कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुना 25, उसको गुना करेंगे, 6 पंचे 30, 6 12, 150, 150 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी 150 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जब इसको हम आयतन निकालेंगे, आयतन घन का, तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। यानी जो समग्र तल का जो आंसर आ गया 150 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन हो गया 125 घन सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल पर आते हैं। यहाँ पर यदि किसी घन के 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल का योग 216 वर्ग सेंटीमीटर, यानी समग्र तल का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो समग्र तल का जो क्षेत्रफल 216 यहाँ से हम निकाल देंगे, क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल देंगे और उसके बाद घन का आयतन निकाल देंगे, भुजा क्यों, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। 8 नंबर का सवाल है। तो यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, लिखा हुआ है कि 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग कितना 216, ठीक। तो हम लिखेंगे घन के सभी ना, घन के सभी 6 सतहों का क्षेत्रफल कितना है, 216 वर्ग सेंटीमीटर ऑलरेडी दे दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल देते हैं, इसका भुजा निकाल देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, समग्र तल का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं। घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। यही तो इसको फार्मूला होता है। ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया हुआ 216 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक। समग्र तल का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिख देते हैं 216 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 इसके नीचे आ जाएगा, 216/6 बराबर भुजा स्क्वायर। इसको हम काट देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 18 6 36, यानी 36 बार में कट गया। यानी जो भुजा स्क्वायर इंटरचेंज कर, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, 36। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर, इसको ये साइड में लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी जो भुजा हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36, यानी जो भुजा हो जाएगा प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर। जब रूट को ये साइड में लेकर आएंगे तो प्लस माइनस होगा, ठीक है। यहाँ रेडिकेंट, यहाँ पे स्क्वायर में 3 रहता तब रेडिकेंट रूट 36 लिखते हैं, रेडिकेंट रूट 36, ठीक है। तो यानी जो भुजा हो गया है हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया है। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो डायरेक्ट आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, यानी 6 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी 6 गुना 6 गुना क्या हो जाएगा, 216 ही हो जाएगा, 216 घन सेंटीमीटर। यह इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चलिए 9 नंबर के सवाल पर आते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा, यह बोल रहा है कि एक समकोणीय चौपाल का आयतन 432 घन सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर जो आयतन ऑलरेडी 432 घन सेंटीमीटर दे दिए एक समकोणीय चौपाल का, ठीक है। इससे 2 समान आयतन वाले घन बनाएं, यानी इसको 2 समान आयतन वाले घन बनाना है। यानी इसको 2 से भागा कर देंगे 432 का, तो 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक घन की एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, यानी जो नया घन प्राप्त होगा उसका एक भुजा की लंबाई पूछा है,
ठीक है। तो यानी हम क्या करें, दो समान भागों में बांटने के लिए इसे 2 से भागा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक समकोणीय जो है, समकोणीय ऑलरेडी दे दिया, वही लिख रहे हैं, समकोणीय चौपाल का जो आयतन है, आयतन जो है कितना है, 432 घन सेंटीमीटर, यही तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो 2 से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो जो एक नए घन का जो आयतन होगा, तो जो एक नए घन का जो आयतन हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भाग में बांटा है, बांटने के लिए बोला है, ठीक है। तो क्या कर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए एक नए घन का जो आयतन है लिखेंगे समकोणीय चौपाल का आयतन, ठीक है। समकोणीय चौपाल का आयतन बटा 2, क्योंकि 2 बराबर भाग में बांटने बोला तो बांट रहे हैं। तो 432 बटा 2, इसको हम काट दें तो कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी एक जो जो दो नए घन प्राप्त हो गए, इसमें एक जो नया घन है 216 घन सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, इसका भुजा निकाल लेते हैं। तब क्या लिखेंगे, घन का जो आयतन होगा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा पर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 216 तो आ गया है एक घन का, तो 216 लिखें बराबर भुजा क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए भुजा पर क्या है, क्यूब है। इसको ये साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडिकेंट रूट 216, इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ स्क्वायर था तो रूट चल जाता था, ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाता था। हमारे यहाँ भुजा पर क्या है, क्यूब है, यानी पावर 3 है। तो जब इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो रेडिकेंट रूट 216 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, रूट रेडिकेंट यहाँ लिख दिए, इसमें 6 गुना 6 गुना 6 बराबर भुजा। तो यहाँ पर देखिए रेडिकेंट 3 है, यानी 3 का जो पेयर बनेगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 2 3 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया 6, ठीक है। तो भुजा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक। भुजा क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब 10 नंबर के सवाल पर चलते। देखिए यहाँ क्या बोल रहा, किसी घन का प्रत्येक भुजा को 50% कम कर दिया गया, ठीक है, यानी 50% कम कर दिया गया। तो प्रथम घन और परिवर्तित घन का आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी भुजा में 50% का कमी कर देंगे, ठीक है। कमी करने के बाद जो नया आयतन प्राप्त होगा, फिर उसमें हम क्या निकाल लेंगे कि कितना आयतन में कितना कमी हो रहा है, ठीक है। यानी रेशियो पूछा, ठीक है। किसमें पूछा, अनुपात में पूछा। देखिए अनुपात लिखा। तो चलिए इसको करते हैं 10 नंबर का सवाल। ये रहा 10 नंबर का सवाल। तो ये देखिए यहाँ क्या बोला, भुजा जो 50% कमी कर देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, कोई भुजा हम मान लेते हैं, यहाँ तो भुजा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अपने मन से मानेंगे। तो क्या मानेंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना कि घन की जो भुजा है, भुजा की लंबाई, तो लंबाई क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा की लंबाई मान लिए। इसका हम क्या करेंगे, आयतन निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो भुजा है इसे 50% का कमी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम घटा देंगे, उसका जो आयतन आएगा, फिर आयतन को हम रेशियो में, हम अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो आयतन हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, x का क्यूब घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा ना। अब बोला कि घन की जो भुजा है 50% का कमी हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी दे दिया हुआ है ना, 50% का कमी बोल रहा है यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, जो घन की भुजा में
50% की कमी। अब देखिए x पे 50% हम निकालते हैं, ठीक है, कमी कर रहे हैं। कितना कम होता है उसके बाद माइनस करेंगे, कितना होता 50% कितना होता है, ठीक है, 50 दूनी 100 यानी x/2 सेंटीमीटर हमको क्या करना है, कमी करना है। तो जो नया जो 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 घन के जो नया भुजा होगा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नए घन की भुजा की लंबाई। तो ऑलरेडी कितना था, x सेंटीमीटर था ना, उसमें कितना कमी करना, x/2 कमी करना, घटाव x/2, ठीक है। इसको भिन्न का घटाव कर देते हैं, 2x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, x/2 सेंटीमीटर, यानी इतना का कमी करना है हमको, ठीक है। अब जो नया ये हो गया, कमी तो कर दिए हैं, घटा दिए हैं, x/2 घटाना था, घटा दिए, x/2 आया सेंटीमीटर। तो इसका जो आयतन होगा, नए घन का जो आयतन होगा क्या हो जाएगा, x/2 पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, x/8 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए पुराना वाला कितना है, ये है घन, और नया वाला ये है घन, है ना, ये तो दिया हुआ ना। तो ये तो पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, घन के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, है ना, जो परिवर्तन वाला जो है और पुराना वाला जो है उसका रेशियो पूछा है। तो लिखेंगे, यहाँ पर हम बना देते हैं, जगह नहीं है, तो हम लिखेंगे घन की आयतन अनुपात नए घन का आयतन, ठीक है, यहाँ दिया हुआ, ठीक है। जो पुराना वाला क्या है, x³ है अनुपात, नया वाला क्या है, x³/8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पर भी 8 है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, 8 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 8 से गुना कर देते दोनों को, तो देखिए 8x³ हो गया और x³/8 गुना 8 हो गया, ये इससे भी गुना हो रहा है, ये इससे भी गुना हो रहा है, तो ये 8 कट गया, ये x कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 हो गया, यानी 1, यानी जो घन का जो अनुपात हो जाएगा 8:1, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।